हेलो डियर। इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, मतलब कुछ टाइप्स मिक्स कराने वाला हूँ। ठीक है, जो किसी भी टाइप के अंडर नहीं आते लेकिन जनरली कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आपने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले प्लीज़ एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। ए शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक दुकानदार है जो, और हाँ यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता लगती है, ए पेयर ऑफ सनग्लासेस का मतलब ये नहीं है कि उसने दो चश्मे बेच दिए, नहीं, दो धूप के चश्मे। इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम पेयर के यूज में ही यूज करते हैं, जैसे जो कैंची है, ए पेयर ऑफ सीजर्स। सनग्लासेस है, कैंची के दो वो होते हैं ना काटने वाले। चश्मे हैं, चश्मे के दो शीशे होते हैं, ए पेयर ऑफ सनग्लासेस। और जैसे ट्राउजर्स है, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन भी हो जाता है एरर का। ठीक है, तो यहाँ पर चश्मा एक ही है लेकिन बोला गया है ए पेयर ऑफ सनग्लासेस। तो दुकानदार ने क्या किया, एक चश्मा है उसे 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। और अब इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन का क्या मतलब है कि वैसे ही कि इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखना, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है इससे पहले जो सिचुएशन है कि 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में उसने खरीदा और उसने 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेच दिया। इसे ही बोलते हैं ना 25% प्रॉफिट का मतलब, और उसने 125% पर बेच दिया। तो इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है। अब ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत है। अब जो भी एग्जामिनर ने बोला है वो देखते हैं। इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस, अगर वो इसे 25% कम पर खरीदता, मतलब कि जितने पर भी खरीदा है उससे 25% कम पर खरीदता, मतलब अगर इतना कॉस्ट प्राइस होता, 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस 75% होता और एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 लेस, और इसे 10 रुपये कम में बेचा होता, तो जितने में भी बेचा है उससे 10 रुपये कम, 125% माइनस 10। वो ये बोल रहा है अगर ये कॉस्ट प्राइस होता और ये सेलिंग प्राइस होता तो ही वुड हैव गेन्ड, तो उसे 40% का फायदा होता। मतलब कुल मिलाकर इससे ये चीज़ 40% ज़्यादा है, तभी तो इतने पर खर्च के इतने में बेचने में 40% का फायदा होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे 40% ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसने बता दिया ना इससे ये 40% ज़्यादा है, तो मैं इसको 40% बढ़ा रहा हूँ। इसको 40% बढ़ाने का मतलब है 140/100, यानी कि 7/5 से गुना करना। ठीक है, तो 5, और फिर मैंने इसको इक्वेट कर दिया कि भाई इसको 40% बढ़ाने पे इसके बराबर हो जाएगी। तो 5 से इसको कैंसिल किया, ये आ गया 15। तो यहाँ पर क्या बच गया भाई, यहाँ पर बच गया 15 7 जा 105%, और यहाँ पर हो गया 125% माइनस 10। इस 10 को सब्ट्रैक्ट मत कर देना, क्योंकि ये 10 जो है ये तो है रुपये, और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो है परसेंटेज। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 125% में से मैं कितने परसेंट घटाऊं कि सिर्फ 105% बच जाए। 125 में से कितने घटाएं कि 105 बच जाए, 20%, तो 105 बच जाएंगे। इसका मतलब ये जो 10 रुपये हैं इनकी वैल्यू 20% के बराबर है, इनकी वैल्यू, इनका मान 20% के बराबर है। तो 20% की वैल्यू है 10 के बराबर, और ये 20% किसका, जो उसने एक्चुअल में जिस रेट में चश्मे खरीदे हैं ना उसके परसेंटेज में अब तक हम डील कर रहे हैं, उसके परसेंटेज में। वहीं पर 100% ऑफ सीपी माना था, मतलब कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 20%। तो 100% कितना होगा भाई साहब, 20% का 5 गुना है, तो 10 का 5 गुना 50। तो अब उन्होंने पूछा भी यही है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ सन ग्लासेस इज ₹50। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो जरा पॉज करके। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट। एक बंदा एक आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब अगर वो 100% पर खरीदता है तो 105% में बेचता है। इस चीज़ को रखना है दिमाग में। इफ़ ही हैड बोट इट एट 5% लेस, अगर वो इसे 5% कम में खरीदता, मतलब कि 100% में से 5 घटा दो, अगर वो इसे 95% में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता, मतलब 105% माइनस 1 रुपया, अगर इतने में बेचता, तो मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस होता और ये सेलिंग प्राइस होता तो उसे 10% फ़ायदा होता। मतलब इसको मैं 10% बढ़ा दूँ
तो अगले वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको 10% बढ़ाने के लिए मैं कोई भी तरीका यूज़ करूँ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मैं इसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ या इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दूँ। समझ गए? तो मेरे को वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी तरीका आसान लगता है मैं वो कर देता हूँ। तो इसका 10% होएगा 9.5, सीधा सीधा दिख रहा है, तो वो इसमें जोड़ देंगे। इससे 10% ज़्यादा ये है, हमने इसमें इसका 10% जोड़ दिया, तो अब ये आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया मेरे भाई 104.5% इज इक्वल टू 105% माइनस 1 रुपया। तो मुझे एक बात बताओ, 105 में से कितना घटाऊं कि 104.5 बच जाए? ये वाली चीज़ 105 में से कितनी कम है? ये सिर्फ आधा % कम है। मतलब कि ये जो 1 रुपया है इसकी वैल्यू है आधा %। इसकी वैल्यू कितनी है? आधा %। अगर आधा % की वैल्यू है 1 रुपया, तो पूरे 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 2 रुपया। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी 200 रुपया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और हम जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उसी के परसेंटेज से अब तक खेलते आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो भाई पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। मेरा सोल्यूशन नहीं देखना आपने इस क्वेश्चन का, ठीक है? खुद करना है, ठीक है? ए बिजनेसमैन, और इसके अंदर आपने लिखना भी नहीं है, बहुत कम लिखना है। ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। भाई 10% फायदे पर बेचता है, मतलब अगर 100% की चीज़ खरीदता है तो 110% पर बेच देता है। अब इन्होंने क्या बोला? अब ये बोल रहे हैं इफ़ ही हैड बोट इट एट 10% लेस, अगर वो इसे 10% कम पर खरीदता, मतलब अगर वो इसे सिर्फ 90% पर खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, और 2 रुपये कम में बेच देता, मतलब 110% माइनस 2 इतने में बेच देता। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता और ये सेलिंग प्राइस होता तो ही वुड हैव गेंड 16/3%। तो ये 16/3 मतलब 16.66, ये क्या होता है कि उसे 1/6 का फ़ायदा होता। इसको 1/6 का फ़ायदा होएगा इस पर, तो जाके ये वैल्यू आ रही है। इतने में खरीदेगा इतने में बेचेगा तो 1/6 का फ़ायदा होता है, मतलब अगले वाली वैल्यू इससे 1/6 ज़्यादा है। 1/6 ज़्यादा मतलब कितने गुना है? 7/6 गुना है। ये चीज़ तो हमने परसेंटेज में सीखी है ना, तो इसको मैं 7/6 गुना कर रहा हूँ, तब जाके ये इसके बराबर आ जाएगी। तो भाई 6 से ये कट जाएगा 15 पर, 15 7 105, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 105%। तो मेरे को एक बात बताओ, 110 में से कितना घटाऊं? 110 में से कितना घटाऊं कि 5% आए? हाँ, आप बोलोगे 5% घटाओ, है ना? तो मतलब कि 5% के बराबर है 2 रुपये की वैल्यू। तो 100% के बराबर कितने रुपए की वैल्यू होगी? 5 का 20 गुना है 100, तो 2 का 20 गुना 40, 40 रुपये के अंदर वो कमोडिटी लेके आया है, वो वस्तु लेकर आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए मैन बोट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 4 रुपीज़ 34। एक आदमी ने इस रेट में संतरे खरीदे हैं, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 457, और उन्हें इस रेट में बेच भी दिया है। ठीक है, हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45। 45 रुपये के फायदे के लिए कितने ऑरेंजेस बेचने चाहिए? तो मैं यहाँ पर पता है क्या देख लूँगा, मैं यहाँ पर एक संतरे की सिचुएशन निकालूंगा कि भी एक संतरे के अंदर उसको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर फ़ायदा और नुकसान की बात परसेंटेज में नहीं हो रही, रुपयों में हो रही है, तो हमें भी रुपयों में निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देख लेता हूँ कितना है। ए मैन बोट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 4 रुपीज़ 34। 8 संतरे लाया 34 के, इस रेट के हिसाब से वो खरीद के लाया। एक संतरे की कीमत हो जाएगी 34/8, यानी कि 4 से अगर मैं 2 से अगर मैं काटूँ तो 17/4। अब देखते हैं कि भाई कितने में बेच रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है। वो बेच रहा है 12 संतरे 57 के, 12 संतरे 57 के, तो एक संतरा कितने का आएगा? 57/12। तो 3 से कैंसिल आउट कर लें, 19/4। ठीक है, तो इतने में बेच रहा है, इतने में खरीद रहा है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि बेचने वाला जो प्राइस है वो बड़ा है। तो उसको, अब ये जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये एक संतरे के रिलेशन में लिख रहा हूँ, तो उसको कितने का फायदा हो रहा है एक संतरा बेचकर?
उसको फायदा हो रहा है 2/4, मतलब कि आधे रुपये का, हाफ रुपये का। मतलब अगर उसको आधे रुपये का प्रॉफिट चाहिए, अगर उसको आधे रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो उसको एक ऑरेंज बेचना पड़ेगा। अगर उसको 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 2 ऑरेंज बेचने पड़ेंगे। उसे कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए? उसे तो 45 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर उसे 45 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो उसे 45 इंटू 2 90 संतरे बेचने पड़ेंगे भाई। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन अगला मैं आपको देने वाला हूं, दोनों आए हुए हैं एग्जाम में। ये करो एक बार ट्राई पॉज करके। ए पर्सन बोट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी। एक बंदे ने कुछ आर्टिकल, कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। कैसे खरीदी हैं? एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड द सेम नंबर, और उतनी ही वस्तुएं खरीदी हैं एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। ठीक है, 5 पर रुपये का क्या मतलब है कि 5 चीजें खरीदी हर रुपए में, 5 चीजें खरीदी 1 रुपए में, और उतनी ही चीजें खरीदी, 4 चीजें खरीदी 1 रुपए में। ठीक है, तो जब भी बंदा क्या करता है, सेम चीजें, मतलब कि सेम नंबर ऑफ चीजें यहां पर खरीदी और उसी के बराबर चीजें यहां पर खरीदी, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों रेट का सम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और जो नया रेट आता है वो होता है ओवरऑल रेट, उनका एवरेज रेट, कि एवरेज रेट कितना पड़ा जब हमने इन दोनों तरह की चीज़ों को मिलाया। तो हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं डील करूँगा एक वस्तु पर, कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, कितने रुपए का इन दोनों में फ़ायदा है, नुकसान हो रहा है, और उस हिसाब से आंसर बताएंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो 5 चीज़ें खरीदी हैं 1 रुपये में, 5 चीज़ें 1 रुपये में, एक चीज़ 1/5 रुपये में। तो सबसे पहला जो अपना ग्रुप है चीज़ों का, उसके अंदर एक चीज़ का रेट है 1/5 रुपये, और जो दूसरा ग्रुप है जो उतनी चीज़ खरीदी है, वहाँ पर 4 चीज़ें खरीदी हैं 1 रुपये में, तो एक चीज़ खरीदी है 1/4 रुपये में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की एवरेज निकाल दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि ओवरऑल कितने रेट पड़ रही हैं चीज़ें। तो इन दोनों की एवरेज निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5, 5 इंटू 1 5, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आता है भाई, 5 चौके 20। तो लेकिन अब तक तो मैंने इन दोनों को जोड़ा है, उसको 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये मत भूल जाना, उसको मैंने 2 से डिवाइड भी करना है, एवरेज निकालनी है ना भाई। एवरेज मतलब दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना। तो भाई 9/40 ये आ गया एक वस्तु का, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस 9/40। फ्रैक्शन को देखकर ड्रा मत करो कभी भी, ठीक है, रिलैक्स रहो। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब वो कैसे बेच रहा है, तो उसने दोनों को मिक्स किया, तभी तो हमने ये कॉस्ट प्राइस निकाला। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज़ 2, और 9 चीज़ें 2 की बेच रहा है। एक चीज़ कितने की बेचेगा, 9 चीज़ें 2 की, तो एक चीज़ बेचेगा 2/9 की। ठीक है भाई, एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस आ गया, एक चीज़ का सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि इस बिजनेस के अंदर उसे 3 रुपये का नुकसान हो गया। बड़ा भयंकर बिजनेस किया भाई उसने, तो देखो, तो इस बिजनेस के अंदर उसे 3 रुपये का नुकसान हो गया। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोट बाई हिम वाज, तो कितने आर्टिकल खरीदे होंगे। तो मैं यहाँ पर ये देख लूँ कि जब हम एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसे कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो भाई वो कम रुपए में चीज़ को बेच रहा है, 9/40 में लाया और सिर्फ 2/9 में बेच रहा है। तो मैं देख लेता हूँ कितने का नुकसान हुआ। जब हमने ऐड किया तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी, तो 9 को भेज दो इधर ऊपर, 9 9 जा 81, और ये काम मन में करने के हैं, और 40 दूनी 80, ये दोनों काम मन में करने के हैं, और नीचे 40 निमे 360। तो अब तक इन चीज़ों को देखकर आपने मन मन में ये लिख दिया होना चाहिए 1/360। इतने का नुकसान हो रहा है, मतलब 1/360 का नुकसान हो रहा है एक आर्टिकल पर। अगर उसे 3 रुपये का नुकसान चाहिए, 3 रुपये का, देखो ये कुछ ना कुछ नुकसान है जो एक आर्टिकल पर हो रहा है। अगर 3 रुपये का नुकसान चाहिए तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 1/360 से। भाई इतने रुपए का नुकसान एक चीज पर, 3 रुपये का नुकसान चाहिए, तो ऐसे ऐसे कितने नुकसान आ जाते हैं 3 रुपये के अंदर, ऐसे ऐसे कितने नुकसान आ जाते हैं 3 रुपये के अंदर, तो उतनी आर्टिकल बेचनी पड़ेंगी। तो 360 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा
1080 मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगर थोड़ी मोटी कन्फ्यूजन है तो डू नॉट वरी, अभी दूर कर देता हूँ, यूनिटरी मेथड अच्छे से फॉलो कर लेता हूँ। इतने रुपए के नुकसान पर एक आर्टिकल बेचना पड़ रहा है, मतलब एक आर्टिकल में इतना नुकसान हो रहा है। 1 रुपए के नुकसान के लिए 1 रुपए के नुकसान के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे? अब तो 360 ऊपर जाएगा, ये तो क्लियर है ना, इतने। तो 3 रुपए के नुकसान के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे? 360 इंटू 3, 1080। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन करो भाई जरा पॉज करके, ये वाला। ए डायमंड मर्चेंट बोट 16 डायमंड्स ऑफ सेम प्राइस ईच, ही लॉस्ट 1 डायमंड, एक डायमंड घुमा दिया, एक डायमंड घुमा दिया, एंड सोल्ड द रिमेनिंग एट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, बाकियों पर 20% फायदा कमाया, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट? तो मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएशन वाले वे से बता दूं। देखो भाई कि उसने 2 हरकतें की, तो दोनों हरकतों के कारण, एक हरकत के कारण फायदा हुआ, एक के कारण नुकसान हुआ, तो दोनों हरकतों का जो इफेक्ट है, जो असर है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ही लॉस्ट 1 डायमंड, कितने डायमंड थे? डायमंड थे 16, डायमंड थे 16, एक डायमंड घुमाकर 15 रह गए। तो जो उसने एक डायमंड खोया, तो उसके पास कुल कितने हीरे रह गए? मतलब कितने हीरे, फ्रैक्शन में पूछ रहा हूं मैं, आधे हीरे रह गए, 1/3 हीरे रह गए, कितने रह गए फ्रैक्शन में? 16 थे, 15 रह गए, तो उसके पास 15/16 हीरे रह गए। तो जो पहली हरकत थी, जब उसने एक डायमंड खोया, उसके कारण प्रॉफिट पर ये असर पड़ा, इनटू उसने 20% फायदे पर बेच दिया, तो 20% फायदा मतलब 120/100, उसके कारण जो असर पड़ा अपने प्रॉफिट पर वो है 6/5। तो कुल असर एक बार देख लेते हैं। 5 तिये 15, 2 तिये 6, 2 8 10, तो 3 तिये 9, कुल असर पड़ा 9/8। इन दोनों हरकतों के कारण उसे इतना ही फायदा होगा, मतलब 1 रुपये का फायदा होगा 9 पर, सॉरी 8 पर, और 1/8 क्या होता है? 12.5%। ठीक है, तो एक तो ये पहला तरीका आ गया, क्लियर है। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ, अगर मान लो आपको वैसा तरीका समझ में ना आए तो। मैंने मान लिया जो उसका एक डायमंड है, एक डायमंड 100 रुपये का है, एक डायमंड उसने 100 रुपये में खरीदा। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं लिख दूंगा SP/CP, बस ये सिंपल सा काम करूँगा, ये भी टफ नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, कितने डायमंड खरीद के लाया था? 16 हीरे खरीद के लाया था, और हर एक डायमंड कितने का खरीदा था? 100 रुपये का। तो कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 16 इंटू 100, 100 का एक हीरा खरीद के लाया, 16 हीरे 100 के। अब एक हीरा उसने कितने का बेच दिया? एक हीरा उसने बेच दिया 120 का, लेकिन उसके पास कितने हीरे हैं? एक तो खो गया, तो उसके पास 15 हीरे हैं, और एक हीरा 120 का बेच दिया, बस इतने में उसने माल को बेच दिया। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन वही आ गई, 20 सिक्के 20 पंजे, 5 तिये, देन 2 तिये 2 आठे, तो कुल मिलाकर SP/CP कितना आ गया? 9/8। एक का फायदा हो गया 8 पर, तो वही बात है 12.5% का फायदा। ठीक है भाई, अब ये पॉज करके करो जरा। इफ द कॉस्ट ऑफ पिंस रिड्यूस बाय ₹4 पर दर्जन, मतलब कि प्रति दर्जन कुछ रेट कम हो गया पिनों का, तो भाई सस्ती मिलने लगी। अब सस्ती मिलने लगी तो क्या हुआ? 12 मोर पिन्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹48, 12 और पिनें खरीदी जा सकती हैं 48 रुपये में। तो मतलब बंदे के पास 48 रुपये हैं। तो पहले कुछ रेट था, अब रेट हो गया जी कम, पर डजन जो रेट है, पर डजन रेट कम हो गया। ठीक है, तो अब वो 12 पिने ज़्यादा खरीद पा रहा है कम रेट के अंदर। तो अब एग्जामिनर ने क्या पूछा? एग्जामिनर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ पिंस पर डजन, कि पर डजन जो पिंस की कॉस्ट है वो कितनी है घटने के बाद। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? स्मार्ट वे क्या रहेगा कि हम ऑप्शंस चेक कर लें। ठीक है मेरे भाई, तो देखो मैंने मान लिया कि जो कम हुआ रेट है वो है 8 रुपये, कि रेट कम होने के बाद 8 रुपये हो गया होगा। तो पहले कितना था? 4 रुपये कम हुआ था, तो पहले होगा 12 रुपये, 12 रुपये पर डजन। अब कितना है? 8 रुपये पर डजन। तो एक बात बताओ, एग्जामिनर ने बोल रहा है कि अब 12 पिने ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। 12 पिनों का क्या मतलब है?
1 दर्जन पिने ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो एक बार मैं चेक कर लूँ कि ज़्यादा खरीद पा रहे हैं कि नहीं। 48 रुपये में 12 के हिसाब से कितने दर्जन पिन खरीद पाएंगे? 12 चौके 48, 4 दर्जन। मतलब पहले 4 दर्जन पिने खरीद पाते थे। 48 रुपये में 8 के रेट के हिसाब से कितने दर्जन पिने खरीद पाएंगे? 6 दर्जन। मतलब अब 6 दर्जन पिने खरीद पा रहे हैं। क्या हम 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? नहीं। 2 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं हम तो देखो भाई ये तो नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। अब अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, और ये ऑप्शन हम मेंटली भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, कि जो घटा हुआ रेट है वो 12 रुपये है, तो 12 रुपये अगर रेट है तो 48 रुपये में कितने दर्जन पिने खरीद पाओगे? 12 चौके 48, 4 दर्जन पिने खरीद पाओगे रेट के कम होने पर। तो अगर घटा हुआ रेट 12 है तो बढ़ा हुआ रेट 16 हुआ होगा, जो पहले रेट था 16, तो 16 रुपये पर दर्जन के हिसाब से 48 रुपये में कितनी पिने खरीद पाओगे? 16 × 48, पक्का 3 दर्जन पिने खरीद पाओगे 16 के रेट से। तो क्या अब हम 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? जी हाँ, मतलब कि यही वाला आंसर है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह के फॉर्मेट में होंगे, ऐसे कोई सिचुएशन दे रहा है सिंपल सी, तो हम उसके अंदर ऑप्शन चेक कर लेंगे, दिक्कत ही क्या है। अगला क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, क्रीम गेन्स ₹7। पेन को 5% नुकसान पर, तो पेन वाले केस में मैंने पेन का रेट मान लिया P, तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? -5% ऑफ P, ठीक है। एंड ए बुक एट 15% गेन, और यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ? 15% ऑफ बुक का प्राइस मैंने B मान लिया, इतना फ़ायदा। तो कुल मिलाकर जब इन दोनों का हिसाब किताब किया गया तो 7 रुपये का फ़ायदा मिला, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, अब ये दूसरी सिचुएशन आ गई। अगर पेन को 5% फ़ायदे पर बेचे, तो अब की बार फ़ायदा है तो मैं माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा, 5% ऑफ पेन प्लस, और बुक को बेच दे 10% फ़ायदे पर, तो 10% ऑफ B इज इक्वल टू ही गेन्स ₹13, तो उसे 13 रुपये का फ़ायदा होता है। मतलब पेन की जो भी रेट है पेन का, उसका 5% प्लस बुक का जो भी रेट है उसका 10%, ये दोनों मिला के, बिकॉज उसको इतना ही फ़ायदा हुआ ना, ये दोनों मिला के 13 रुपये हो जाते हैं, ठीक है भाई। ये SSC CGL 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई खास लेना देना नहीं है, इक्वेशंस का क्वेश्चन है। जैसे ही आपने ऐसे लिखा पता लग जाएगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर तो 0, यहाँ पर आगे क्या आएगा? 15 + 10 25%, तो बुक का जो भी रेट है उसका 25%, इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 20। तो बुक के रेट का चौथा हिस्सा है 20, और एग्जामिनर ने क्या पूछा है? द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बुक इज, कि बुक का एक्चुअल प्राइस कितना है। तो भाई 25% मतलब कि चौथा हिस्सा अगर 20 है तो बुक का एक्चुअल प्राइस होगा 80, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे आपको जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी एक्सरसाइज 1.3 की। अब आपने क्या करना है, जो भी PDF आपने प्रिंट करवाई हुई है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उनके अंदर आपने कंसेप्ट लेक्चर 5 जो इससे पिछला था और कंसेप्ट लेक्चर 6 जो ये वाला है मिसलेनियस वाला, इन दोनों के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चुपचाप मेंटली सोल्व करने हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के मेरे सॉल्यूशन नहीं देखने, वो आपने खुद निकालने हैं बार बार करके, ठीक है भाई। अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलते हैं।